वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस में फिजिक्स में द्रवों के प्रवाह यानी फ्लो ऑफ लिक्विड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मेरे दोस्तों, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी अच्छा लगे, प्लीज़ अपना रिव्यू दें, ज़रूर कमेंट करें। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं जब डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड्स। तो स्टार्ट है। आदर्श द्रव। आदर्श द्रव उस द्रव को कहते हैं जिनमें दो गुण पाए जाते हैं निम्न प्रकार से। नंबर एक, शून्य संपीड्यता यानी ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी। एक आदर्श द्रव असंपीड्य होता है, मतलब उसको संपीड्य नहीं किया जा सकता, अर्थात द्रव को दबाने पर उसके आयतन अथवा घनत्व में कोई परिवर्तन ना हो, यानी नगण्य हो तो ना हो के बराबर है। शून्य श्यानता, उसकी विस्कोसिटी जो हो वो ज़ीरो हो। एक आदर्श द्रव आश्यान होता है, मतलब नॉन विस्कोसियस होता है, अर्थात जब द्रव की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति होती है तो परतों के बीच कोई स्पर्शरेखी घर्षण बल नहीं होता है। इसी को श्यानता कहते हैं, यानी विस्कोसियस कहते हैं। गैसों में यह सबसे कम तथा द्रवों में अधिक होता है। अब द्रवों का जो धारा रेखी तथा विक्षुब्ध प्रवाह है वो जानते हैं क्या होता है। धारा रेखी प्रवाह क्या होता है? जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पाथ पर चलते हैं। ठीक है, जैसे हम धारे में देखते हैं तो अगर ऊपर की सतह को देखें तो हमको लगता है कि जो हर जल के एक कण हैं वो एक ही पथ पे चल रहे हैं, तभी तो धारा दिखाई पड़ता है। उसी को हम धारा कहते हैं। तो द्रव के इसी प्रवाह को, यानी कण के इसी प्रकार के पथ के प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह कहते हैं, तथा उस पथ को हम धारा रेखी पथ कहते हैं। द्रव का धारा रेखी प्रवाह द्रव की सुव्यवस्थित एवं नियमित गति है। आगे चलते हैं। विक्षुब्ध प्रवाह में क्या होता है? किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखी तभी रहता है जब उसके बहने का वेग एक निश्चित मान से कम रहता है। इससे अधिक वेग पर प्रवाह धारा रेखी न रहकर विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। जैसे अगर उसकी वेग एक निश्चित ना होकर के अलग हो जाए तो वो विक्षुब्ध प्रवाह में आ जाएगा। जैसे नदियों में चलता है, अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, एक निश्चित मान से ज़्यादा हो जाए तो उफान में आने लगता है, तो वो विक्षुब्ध प्रवाह आ जाता है। आते हैं द्रव का क्रांतिक वेग। द्रव के प्रवाह का अधिकतम वेग, यानी वही है कि एक निश्चित मान तक, तो एक निश्चित मान या अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का जो प्रवाह हो वो धारा रेखी बना रहे, तो उस द्रव वेग को द्रव का क्रांतिक वेग यानी वीसी कहेंगे। वीसी बराबर होता है के नीटा अपान में रो ए, जहाँ के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रो है द्रव का घनत्व, नीटा जो है द्रव की श्यानता है, ए जो है वो नली की त्रिज्या है जिस नली में वो जा रहा है, और जो प्रोपोर्शनलिटी साइन के है उसको हम रेनॉल्ड्स संख्या भी कहते हैं। रेनॉल्ड नामक वैज्ञानिक ने इसको दी थी, इसलिए इसका नाम रेनॉल्ड संख्या हो गया। आगे चलते हैं। श्यानता यानी विस्कोसिटी। तो प्रत्येक परत अपने से नीचे परत को आगे की ओर धकेलती है। जब भी हम द्रव में देखेंगे तो ऊपर की जो सतह होगी वो नीचे को पीछे की ओर धकेलती है ताकि वो आगे बढ़ जाए। तो जो है विभिन्न परतों पर आंतरिक स्पर्शरेखी बल काम करते हैं। दो सभी परतों के बीच एक स्पर्शी बल काम करता है जो कि उनकी सापेक्ष गति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। इन बलों को श्यान बल कहते हैं, और द्रव के इस प्रकार के गुण को हम श्यानता कहते हैं। गाढ़े द्रव में अधिक श्यानता होती है, जैसे कोलतार या ग्लिसरीन, इसमें श्यानता अधिक होती है, यानी घर्षण बल का ज़्यादा विरोध होता है, गति का ज़्यादा विरोध होता है, यानी घर्षण बल ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं। द्रव के धारा रेखी प्रवाह में वेग प्रवणता यानी श्यानता गुणांक। तो द्रव के परतों के बीच द्रव के प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत
दोनों परतों के बीच में, और प्रवाह की दिशा अगर किसी दूसरे डायरेक्शन में चल रही है तो उसी के लंबवत जो होगा वो दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की प्रवणता को सापेक्ष वेग की परिवर्तन को प्रवणता कहते हैं, यानी वेग प्रवणता। इसकी जो मात्रक होती है वो सेकंड इनवर्स होता है, यानी वीमा जो हो जाएगी t-1 हो जाएगा। आगे चलते हैं। न्यूटन के अनुसार प्रवाहित द्रवों को किन्हीं दो परतों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल F अगर है तो वो जो होगा परतों के संपर्क क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है और परतों के बीच की वेग प्रवणता डेल्टा V अपान डेल्टा Z के अनुक्रमानुपाती होता है। दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, और जो वेग प्रवणता होगी उसके, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो नीटा आ जाएगा। इसी को हम कहेंगे श्यानता गुणांक। अब आगे चलते हैं कि इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी द्रव का जो श्यानता गुणांक होगा उस द्रव के भीतर एकांक क्षेत्रफल तथा एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच कार्य करने वाले श्यान बल के बराबर होता है, जबकि उन परतों के बीच एकांक वेग जो होगा प्रवणता एकांक हो, यानी एक इकाई का वेग प्रवणता हो और उनका जो क्षेत्रफल हो वो एक हो, तो वो गुणांक जो होगा वो श्यान बल के बराबर होगा। जहाँ यहाँ पॉजिटिव एंड माइनस जो साइन है वो व्यक्त करता है कौन सा, F जो है दो परतों के बीच अन्योन्य बल है, मतलब एक दूसरे को अपोजिट कार्य कर रहे हैं। अन्योन्य का मतलब यही होता है कि परस्पर काम कर रहा है, एक दूसरे इधर काम कर रहा है, एक तो दूसरा उधर काम कर रहा है। तो किसी परत A पर उससे ऊपर वाली परत आगे की तरफ बल लगाती है, जबकि उससे नीचे वाली उसे पीछे की तरफ लगाती है। आगे चलते हैं। श्यानता गुणांक की वीमा और मात्रक। इसकी वीमा जो हो जाएगी हम देखते हैं पहले नीटा की वीमा से, तो ऊपर आ जाएगा फोर्स का, तो फोर्स का हम जानते हैं ml2 t-2 अपान में ये हो जाएगा एरिया का, एरिया का हम जानते हैं L2। उसके बाद वेग प्रवणता, तो ये हो जाएगी हमारी वेग LT-1 अपान जो लेंथ होती है वो L, तो दैट इज इक्वल टू ml-1 t-1। एसआई मात्रक इसका जो हो जाएगा इसी के हिसाब से हम लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर सेकंड। इसको मात्रक अलग से होता है पॉइज कहते हैं, जो कि 1 पॉइज इक्वल होता है 1/10 kg मीटर पर सेकंड पर मीटर सेकंड। दैट इज़ 1 kg मीटर पर मीटर सेकंड जो होता है वो 10 पॉइज के यानी 1 डेका पॉइज के बराबर होता है। श्यानता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है, गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। द्रव में गिरते पिंड पर प्रभावी बल, स्टोक्स का नियम। अगर कोई पिंड जो है द्रव में गिर रहा है तो उस पर एक बल काम करता है, ठीक है। हम इसको किस प्रकार के अध्ययन से करेंगे, स्टोक्स के नियम के अनुसार इसको अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। श्यान बल। अब श्यान बल लगता ही है, जानते ही हैं, द्रवों के बीच में, परतों के बीच में। तो आगे देखते हैं। द्रव में गिरते पिंड की चाल को सीमित करता है। जो श्यान बल होता है वो एक प्रकार का घर्षण बल होता है, तो वो पिंड की चाल को सीमित करता है। स्टोक्स ने यह सिद्ध किया कि यदि r त्रिज्या की एक सूक्ष्म गोली किसी अनंत विस्तार वाले पूर्णतः समांग श्यान माध्यम में या द्रव या गैस में सीमांत चाल v से गति करे तो गोली पर जो कार्य करने वाला श्यान बल होगा वो इक्वल होगा 6 पाई नीटा r v के। आगे चलते हैं। नियत वेग से चलने पर त्वरण नहीं, अर्थात नेट बल शून्य होगा अगर नियत वेग से चल रहा है तो, नहीं तो वेग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/9 इंटू r² रो माइनस सिग्मा अपान नीटा इंटू जी। गोली का सीमांत वेग गोली की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। जो वेग होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, r² पे, क्योंकि ये जो घनत्व वगैरह हैं वो तो हमारे जो हैं
कांस्टेंट ही रहेंगे, तो हमारा आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है किसी भी गोली का वेग। आगे चलते हैं, इसके अनुप्रयोग हैं। मिल्टन के प्रयोग से इलेक्ट्रॉनिक आवेश ज्ञात करने में, ये आवेश ज्ञात करने में किया गया था। फिर वर्षा की बूंदों का चाल जो है इसी से हिसाब से निकाली जाती है। फिर आगे चलते हैं, बादलों का बनना भी इसका प्रयोग करते हैं। पैराशूट लेकर उतरना, ये भी स्टोक्स के नियम पर ही है। आगे चलते हैं, द्रवों के अविरत प्रवाह का समीकरण। यदि कोई असंपीड्य या आश्यान द्रव, या हम जहाँ तक हम बात कर रहे हैं आदर्श द्रव की, किसी असमान अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह से बह रहा है। जैसे हम जानते हैं नालियाँ हमारी घरों में होती हैं, तो एक तरफ चौड़ी होती हैं, एक तरफ पतली होती हैं, तो उसमें हम कैसे द्रवों का प्रवाह होता है उसके बारे में देख रहे हैं। तो नली में प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है, उसके क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग का गुणनफल एक ही होता है, यानी नियतांक होता है। इसे अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। तो इस हिसाब से पहले अगर देखते हैं, इस साइड जो A1 है वो एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी, और जहाँ एरिया कम है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यानी इसका अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन पे दोनों नियतांक होंगे। अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, ऐसा। तो द्रव का वेग जो है वो नली के चौड़े भाग में कम तथा संकीर्ण भाग में अधिक होगा। आगे चलते हैं, प्रवाहित द्रव की ऊर्जाएं। दाब ऊर्जा जो होगी वो एकांक आयतन की दाब ऊर्जा जो होगी वो P होगी, और गतिज ऊर्जा जो होगी 1/2 m/v इंटू वी स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर। आगे चलते हैं, स्थितिज ऊर्जा हम जानते हैं m/v इंटू GH, तो m/v जो हो जाएगा वो रो हो जाएगा, यानी घनत्व, तो स्थिति हो जाएगी ऊर्जा रो GH। आगे चलते हैं, बर्नौलीज थ्योरम। जब कोई असंपीड्य या आश्यान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है वो नियतांक होता है। इसमें दाब ऊर्जा हम निकाल चुके हैं P, और गतिज ऊर्जा 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो GH, ये जो होगा इसका समेशन जो होगा वो नियतांक होगा। यही कहा है बर्नौली के प्रमेय ने। तो बर्नौली का प्रमेय द्रव प्रवाहित अथवा गैस के लिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ये जो P और रो GH है इसका समेशन स्थैतिक दाब कहलाता है, और जबकि 1/2 रो वी स्क्वायर जो है वो गतिक दाब कहलाता है। आगे चलते हैं, प्रवाहित द्रव में दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष, ये P बटा हम अगर पूरे फार्मूले में G जो है रो GH से रो जी से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा P/ρg, दाब शीर्ष इक्वल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा वेलोसिटी अपन 2g प्लस h, तो जो v स्क्वायर अपन 2g हो जाएगा वेग शीर्ष हो जाएगा, और h जो हो जाएगा वो गुरुत्वीय शीर्ष हो जाएगा। आगे चलते हैं, तीनों की विमाएँ ऊंचाई के विमा के समतुल्य होती है। इसका योग संपूर्ण शीर्ष कहलाता है। अगर तीनों की विमा देखा जाए तो ऊंचाई के संपूर्ण होगी, क्योंकि एवरी यूनिट्स कैन बी समेशन और सब्सट्रैक्शन बाय इट्स यूनिट्स, यानी सबकी विमा समान होगी तभी जोड़ना या घटाना होगा। तो आगे चलते हैं, आदर्श द्रव के धारा रेखी प्रवाह में द्रव के किसी बिंदु पर दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष का योग सदैव नियत रहता है, दैट इज P + 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। आगे चलते हैं, द्रव का बहिस्राव वेग। टंकी में द्रव के स्वतंत्र तल तथा छिद्र पर वायु दाब मंडली बराबर है, ठीक है। अब ऊपर जो है इधर भी वायुमंडलीय दाब वही है और इधर भी वही है, तो इस पर द्रव के प्रवाह पर वायुमंडलीय दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है।
आगे चलते हैं। द्रव के स्वतंत्र तल पर गतिज ऊर्जा शून्य है। ऊपर जो है तल पर वो गतिज ऊर्जा शून्य, लेकिन स्थितिज ऊर्जा है, जबकि छिद्र से निकलने वाले द्रव में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार हम देखते हैं, द्रव के स्वतंत्र तल पर तथा छिद्र के प्रत्येक बिंदु पर दाब तथा द्रव के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं P+0 प्लस रो जी एच, पूरी ऊंचाई h है, कैपिटल H है, विच इज़ इक्वल टू P+½ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी, और h जो है हमारी छोटी सी जो हाइट है जहाँ छेद हुआ है वो छोटी h है, तो पूरी कैपिटल H माइनस स्मॉल h ये हो जाएगी हाइट। हम जानते हैं पहले जो ऊपर वाला परत है यहाँ जो है ऊपर वाले पे यहाँ गतिज ऊर्जा 0 है, तो यहाँ हमारा 0 लगा गया, यहाँ पूरी है हमारे पास। आगे चलते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा V इज इक्वल टू √2GH। इसे टॉरसाली का प्रमेय भी कहते हैं। इसके अनुसार किसी छिद्र से किसी द्रव के बहिस्राव का वेग उस वेग के बराबर होता है जो कि द्रव अपने स्वतंत्र तल से छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरने में प्राप्त कर लेता है। उतना ही वेग होता है जितना कि स्वतंत्र तल यानी ऊपर वाला तल से वो h ऊंचाई जहाँ छेद है यानी जो स्मॉल h तक आने में जितना वेग रहेगा वही छेद से बाहर निकले का भी वेग रहेगा, यानी बहिस्राव वेग उसको कहेंगे जो बाहर निकलने वाला हो। फिर आगे चलते हैं। टंकी में छिद्र द्रव के स्वतंत्र तल से चाहे h गहराई पर हो या -h गहराई पर, टंकी की तली से h ऊंचाई पर निकलने वाला द्रव एक ही दूरी पर गिरेगा, अर्थात द्रव का परास x उतना ही होगा। तो x इज इक्वल टू 2 में स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब चलते हैं आगे। यदि टंकी की दीवार के ठीक बीच छेद होगा तब द्रव की धार सबसे अधिक दूर यानी टंकी में कुल ऊंचाई के बराबर दूरी पर गिरेगी। जितनी भी टंकी की ऊंचाई है उसी के बराबर गिरेगी, अगर जो है हम छेद जो है मिड में कर दें इसके ऊंचाई के। ओके फ्रेंड्स, अपना रिव्यू दें ज़रूर से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। जैसा हो मुझे कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो, ताकि मैं बहुत आभारी रहूं और जो है ऐसे ऐसे वीडियो आपको डालता रहूं। आप भी अध्ययन करते रहिए, लगे रहिए, टीजीटी साइंस में फ़तेह हासिल करें। शुभकामनाओं के साथ करते रहिए। धन्यवाद।